Good morning and welcome to the platform of BSc Coaching. Gentlemen, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इंग्लिश व्याकरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ अगर हम डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में बात अगर करें, चाहे वो आपके बैंक हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, क्लैट हो या कि एफकैट ही क्यों ना हो, मैक्सिमम एग्जाम्स में इस चैप्टर से अधिकाधिक सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर्स को हम लोग राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसमें हम सभी तरह के अवयव को शामिल करेंगे, सभी तरह की चीज़ों को कि बेसिक से कैसे हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें और साथ ही साथ एरर के क्वेश्चंस को कैसे हमें बनाने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, इन सभी बिंदुओं पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। इस चैप्टर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव्स। जैसे ही मैं एडजेक्टिव्स के बारे में आपसे बात करता हूं, वैसे ही आपके मन में ये इंफॉर्मेशन उभरता है कि एडजेक्टिव तो वही बात हो गई, द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। हम इजली इस चीज को डिफाइन कर लेते हैं, द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, जो उसकी विशेषता बतलाएगा, विशेषता बतलाने वाले ही शब्द आपके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। चलो ठीक है, इसको और भी अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द वर्ड that can be added before the noun is called adjective। खास करके वो सभी शब्द जिन शब्दों को हम नाउन से पहले ऐड कर सकते हैं उसके मीनिंग में चेंजेस लाने के लिए, तो वो सारे के सारे शब्द हमारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। चलिए इसको एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने का काम करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं नाउन और ये प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और दूसरे तरीके से मैंने क्या कहा कि नाउन के अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए जिन शब्दों को इससे पहले जोड़ा जा सकता है वो सारे शब्द हमारे क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। तो बात यहाँ पर है हमारे नाउन्स की। अगर हम नाउन्स के बारे में बात करें तो नाउन को आपने जब आप सेग्रीगेट किया है, कैटेगराइज जब आपने किया, तो नाउन को आपने दो भाग में बांटा। नाउन को जब आपने दो भाग में बांटा तो चलिए पहले वाले भाग में आपने किसको रखा? खास करके काउंटेबल नाउन को रखा आपने, काउंटेबल नाउन। और दूसरा कैटेगरी जो आपने तैयार किया, किस नाउन की कैटेगरी को आपने तैयार किया? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी आपने तैयार की। एक हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को किस रूप में देखते हैं आप? अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है। इसको जब कभी भी आप देखते हैं मास के रूप में देखते हैं या तो आप क्वांटिटी के रूप में देखते हैं। और वो चीजें जिसको मास और क्वांटिटी के रूप में देखी जाए, ये ऑलवेज क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। और इसके साथ जब आप वर्ब का एप्लीकेशन यूज करते हो आप, तो वर्ब को भी आप क्या रखते हो? सिंगुलर नंबर में ही आप रखते हो। और अगर हम काउंटेबल नाउन के बारे में बात करें तो काउंटेबल का मतलब ये हुआ जिसको आप क्या कर सकते हो? काउंट कर सकते हो। ऐसे नाउन्स जिसकी काउंटिंग हो सकती है, ऐसे नाउन्स को क्या कहेंगे? हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। हिंदी में आप इसे गणनीय कह सकते हो। और जब हम काउंटेबल के बारे में बात करेंगे, काउंट कर सकते हैं और इसका नंबर अगर ओनली 1 है, अगर इसकी संख्या अगर ओनली 1 है, सिर्फ एक है, तो ऐसे नाउन को आप कहोगे कि ये नाउन जो है हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और अगर काउंट किया जाए लेकिन संख्या ऑलवेज जो कि मोर देन वन हो, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये नाउन जो है हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है हमारे। ठीक है, तो अब हमारे पास नाउन की अगर वैरायटी के बारे में बात की जाए तो एक तरफ है आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, और तीसरा क्या है आपका? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब ऑलवेज मास और क्वांटिटी के रूप में देखा जाने वाला। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अगर मैं मिल्क ले लूँ या कि वाटर ले लूँ, तो ये मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बॉयज़ के बारे में बात करता हूँ या कि मैं यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, तो चूंकि
चाहे बॉयज़ हो या कि स्टूडेंट्स हो, इसकी काउंटिंग की जा सकती है और संख्या एक से ज़्यादा है तो आपने इसे किस नंबर में होना कहा? प्लूरल नंबर में। अगर ठीक इसी तरह से अगर आप सिर्फ बॉय लिखते हो या कि आप स्टूडेंट लिखते हो तो ये बॉय और स्टूडेंट ये किस नंबर में है? आपके सिंगुलर नंबर में है। तो नंबर के दृष्टिकोण से जब कभी भी आप देखोगे तो हिंदी में और अंग्रेजी में नंबर सिर्फ 2 ही होते हैं। अगर संख्या 1 है तो वो सिंगुलर नंबर में, और जैसे ही 1 से ज़्यादा हो जाता है वो किस नंबर में जाएगा? आपका प्लूरल नंबर में जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर हम बात करें संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत में ही नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो आप कहते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बालका, बालको, बालका। लेकिन अन्य भाषाओं में अगर हम बात करें तो नंबर सिर्फ हमारे कितने हैं? 2। एक है सिंगुलर नंबर तो दूसरा क्या है? आपका प्लूरल नंबर। तो चलो यहां पर हमने तो नाउन को 3 कैटेगरी में हमने रख दिया है। एक अनकाउंटेबल की कैटेगरी है, एक काउंटेबल में प्लूरल की कैटेगरी है, तो एक क्या है? काउंटेबल में सिंगुलर नाउन की कैटेगरी है। अब आते हैं हम लोग कंटेक्स्ट पे आते हैं। हमने क्या कहा कि एडजेक्टिव्स जो होंगे वो नाउन से पहले आकर के क्या करेंगे? उस नाउन को क्वालिफाई करेंगे, अर्थात उस वर्ड को आप ऐड कर सकते हो उस नाउन से पहले ताकि वो क्वालिफाई कर सके। तो देखते हैं हम तीनों तरह के नाउन्स को लेकर के देखते हैं और कैसे जो कि इनके पहले जो कि एडजेक्टिव्स को ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं मिल्क के साथ बात अगर मैं करूं, मिल्क के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मिल्क से पहले आप किन किन शब्दों को ऐड कर सकते हो? आप जरा सोच करके देखो कि आप मच मिल्क भी तो लिख सकते हो, मच मिल्क लिख सकते हो, आप लिटिल मिल्क भी लिख सकते हो, अ लिटिल मिल्क लिख सकते हो, या द लिटिल मिल्क लिख सकते हो, आप द लिटिल मिल्क लिख सकते हो, द लिटिल मिल्क। अगर मैं लिखना चाहूं तो द होल मिल्क भी लिख सकता हूं, मैं द होल मिल्क भी लिख सकता हूं, ऑल द मिल्क भी लिख सकता हूं, ऑल द मिल्क भी लिख सकता हूं। और ठीक इसी तरह से अगर मैं और भी शब्दों को ऐड करना चाहूं तो सम मिल्क भी मैं लिख सकता हूं, तो ये मैं दिस मिल्क भी लिख सकता हूं, दिस मिल्क भी लिख सकता हूं मैं। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो कि इस नाउन से पहले इन शब्दों को जो ऐड कर रहे हो इससे पहले, तो ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पर देखो दिस आपके एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर सम है आपके, यहाँ पर ऑल है, फिर इसके बाद देख लो द होल है, मच है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो ये अनकाउंटेबल से पहले भी आप जिन जिन शब्दों को ऐड कर दोगे वो सारे के सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव्स। ये तो हमने अनकाउंटेबल को लेकर के देखा। चलिए अब हम जो कि प्लूरल को लेकर के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देख रहे हो आपकी प्लूरल नंबर में है। तो अब जरा सोच करके देखो कि इससे पहले आप किन किन शब्दों को इसके साथ ऐड कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखता हूँ इंडियन स्टूडेंट्स, या मैं लिखता हूँ बिहारी स्टूडेंट्स, बिहारी स्टूडेंट्स, तो इस स्टूडेंट से पहले आपने किन शब्द को जोड़ा? इससे पहले आपने इंडियन को रखा, बिहारी को रखा। अगर मैं लिखता हूँ दीज आर माई स्टूडेंट्स, अगर आप लिखते हो कि अगर आप ऐड करना चाहो तो माई स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, योर स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो इससे पहले और भी शब्दों को अगर मैं ऐड करना चाहूँ, दीज स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, दोज स्टूडेंट्स में लिख सकता हूँ, मैनी स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, ऑल आउट ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, ऑल आउट ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, फ्यू स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, ऑ फ्यू स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ मैं, या तो मैं द फ्यू स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, द फ्यू स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स में लिख सकता हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ, या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मैं लिख सकता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे देख लो कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ कर क्या रहे हो कि नाउन तो आपके प्लूरल नंबर में है, लेकिन इस प्लूरल नाउन से पहले आपने क्या किया है? इसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए आपने तरह तरह के शब्दों को इससे पहले आपने ऐड कर लिया, और इससे क्या हुआ? नाउन के अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों को आपने इससे पहले ऐड किया है, इसमें देख लो मोस्ट ऑफ है, इसके बाद देख लो क्या कि ऑल है, सम है, फ्यू, द फ्यू है, ऑफ यू, इंडियन, बिहारी, इसके बाद देख लो माई, योर, दिस, इसके बाद देखो दिस है आपके पास, दोज है, मैनी है, अलॉट ऑफ है, फ्यू है, हार्ड वर्किंग है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहो वेरियस भी लिख सकते हो, आप वेरियस में लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐड करना चाहूँ मैं न्यूमरस ऐड कर सकता हूँ, न्यूमरस ऐड कर सकता हूँ। अर्थात नाउन से पहले जिन शब्दों को आप ऐड कर सकते हो वो सारे के सारे शब्द आपके क्या बनेंगे? एडजेक्टिव्स ही बनेंगे।
चलो, अभी तो आप लोगों ने देख लिया कि अनकाउंटेबल से पहले हम कैसे शब्दों को ऐड करते हैं, फिर आपने देखा काउंटेबल में जो प्लूरल नंबर के हैं उससे पहले भी कैसे कैसे शब्दों को हम ऐड कर सकते हैं, ये बातें भी आपने देख ली। चलिए अब हम लोग देखते हैं काउंटेबल में जो सिंगुलर हैं आपके, सिंगुलर नाउन जो है आपके, सिंगुलर नंबर में जो नाउन है, चलिए देखते हैं इससे पहले कैसे कैसे शब्दों को ऐड किया जा सकता है। तो चलिए मैं स्टूडेंट लेकर के देखता हूँ, स्टूडेंट लेकर के अगर मैं देखूँ तो इससे पहले क्या क्या ऐड कर लोगे आप, और स्टूडेंट भी लिख देते हो आप, द स्टूडेंट भी आप लिख देते हो, दिस स्टूडेंट, फिर आप दैट स्टूडेंट भी लिखते हो, अगर आप लिखते हो सच स्टूडेंट, या अगर लिखते हो द सेम स्टूडेंट, अगर आप लिखते हो इंडियन स्टूडेंट, अगर आप लिखना चाहो तो ईच स्टूडेंट भी लिखते हो आप। इसके बाद देख लो एवरी स्टूडेंट, अगर आप लिखते हो ईदर स्टूडेंट, अगर आप लिखना चाहो नीदर स्टूडेंट। तो कर क्या रहे हो आप, अब क्या कर रहे हो कि तरह तरह के शब्दों को आपने फिर क्या किया, इसके पहले जो है कि आपने ऐड करना शुरू कर दिया। और भी शब्दों को हम रख सकते हैं, एनी स्टूडेंट लिख सकते हो आप, इसके बाद असर्टेन स्टूडेंट लिख सकते हो आप, इसके बाद और अगर शब्दों को हम लेना चाहें तो नो अदर स्टूडेंट्स भी हम लिख सकते हैं, या इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी लिख सकते हो आप, रेगुलर स्टूडेंट लिख सकते हो। तो जिन जिन शब्दों को आप नाउन से पहले ऐड कर सकते हो, ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। जब ये सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव्स हैं, और जब इसका एप्लीकेशन जब आपने सेंटेंस में यूज करने की आपने सोची, तो फिर आपने ये इस बिंदु पर आपने सोचना प्रारंभ किया, क्या कभी भी इन सभी एडजेक्टिव्स का प्रयोग मैं सेंटेंस में करूंगा तो बिना सोचे समझे कहीं पर किसी का यूज कर दूंगा, या एक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही मुझे इन शब्दों को सेंटेंस में यूज करना है। तब आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी एडजेक्टिव्स का यूसेज एक ही तरीके से नहीं होता है, बल्कि एडजेक्टिव्स को यूज करने के जो हैं आपके तरीके अलग अलग हैं, और अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज किए जाने की वजह से एडजेक्टिव्स को डिफरेंट भागों में बांटा गया, इसके टाइप्स हुए और अलग अलग नामों से इसे बुलाया गया। और जब आप इसको जो कि यूसेज के आधार पर बांटोगे तो एडजेक्टिव जो है कि आपके कितने हो गए, एडजेक्टिव का टाइप क्या हो गया, आपको 13 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का आपको सामना करना पड़ेगा, जिनको आप देखोगे कि कैसे सेंटेंस में ये फंक्शन करते हैं। और फिर इसके बाद जाकर के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि इस पर आधारित किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये देख लिया आपने, अगर हम वर्ड फॉर्मेशन के हिसाब से भी अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें, अगर हम एडजेक्टिव्स को डिफाइन करना चाहें, तो शब्द को देख करके भी अगर आप पहचानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि खास करके ऐसे सफिक्स आप देखोगे किसी शब्द के अंत में अगर सफिक्स अगर लेस लगा हुआ है, या IOR लगा हुआ है, या AL लगा हुआ है, या ABLE लगा हुआ है, या IBLE लगा हुआ है, तो आप ये समझ लेना। जैसे देख लो लेस है तो आप कह सकते हो केयरलेस कह सकते हो, होपलेस कह सकते हो, IOR लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें सीनियर लिख सकते हो, जूनियर लिख सकते हो, सुपीरियर लिख सकते हो, इन्फेरियर लिखा जा सकता है, और इसके बाद देखो एबल, अगर एबल करोगे तो जैसे देख लो कि क्रेडिबल भी तो हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो बिलीवेबल भी लिख सकते हैं, हम, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे, अगर आप देखना चाहोगे वर्ड फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से, तो ऐसे भी हम पहचान सकते हैं कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो चलिए, जब ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे भी हमने पहचान लिया, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जो होगा आपके लिए क्या होगा कि आप अपने दिमाग में बस इस इंफॉर्मेशन को आप कैरी करो कि नाउन से पहले जिन जिन शब्दों को जोड़ा जा सकता है नाउन के अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए, वो शब्द मेरा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और वही शब्द क्या करता है, अपने बगल वाले नाउन को वो क्वालिफाई कराने का काम करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एडजेक्टिव के क्या क्या काइंड्स हैं, क्या क्या टाइप हैं, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। एडजेक्टिव के अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन बिंदुओं को लिखते हैं, एडजेक्टिव के वो टाइप को लिखते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स में। देखिए सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, पहला हो गया आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव,
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर तीसरा हो गया आपका न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। इसके बाद फिर आपके हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, या इसी को आप कहते हो डिग्रीलेस एडजेक्टिव भी कह सकते हो, डिग्रीलेस एडजेक्टिव, या इसी का नाम हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कह के भी बुला सकते हैं, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स के नाम से भी इसे हम बुला सकते हैं। इसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखोगे पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आपके जो है कि 6 नंबर पे फिर आता है आपके इपिथेट एडजेक्टिव, इपिथेट एडजेक्टिव। फिर 7th है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। 8th क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह के बुला सकते हो आप, या आप इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह के बुला सकते हो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह के बुला सकते हो। फिर अगर हम 9वां देखते हैं तो फिर आपके हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर 10वां है आपके, 10वां हो गया आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। और फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप देखोगे 11वां है आपके पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। फिर हम देखेंगे ट्रबलसम एडजेक्टिव्स को भी देखेंगे, ट्रबलसम एडजेक्टिव्स को भी देखेंगे, जहां से देखोगे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं, बैंक और एसएससी में सबसे ज़्यादा सवाल अगर आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे आप तो सबसे ज़्यादा सवाल जो कि किए जाते हैं ये ट्रबलसम एडजेक्टिव्स। इसके बाद देखोगे आप पार्टिसिपल एडजेक्टिव से, न्यूमरल एडजेक्टिव से, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव से। इन 4-5 जगहों से सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं आपको बैंक और एसएससी के पर्टिकुलर एग्जाम्स में। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, 12 काइंड्स हो गए। चलिए चर्चा करेंगे फिर आपके जो कि 13वें की भी बारी आएगी। तो ये तो हो गए आपके एडजेक्टिव के काइंड्स, लेकिन एडजेक्टिव के काइंड्स के अतिरिक्त जो हम लोग बात करेंगे इसके सेंटेंस में इसका पोजीशन क्या होगा, इसके पोजीशन पे भी एरर्स आपको पूछे जाते हैं, पोजीशंस के बारे में बात करेंगे हम। एट द सेम टाइम जब एडजेक्टिव्स को लेकर के जब हम कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी हम बात करेंगे, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब सिस्टमेटिकली एक एक चीज को डेप्थ में पढ़ते हैं और फिर इसको क्रमिक रूप से देखेंगे कि कैसे एग्जाम्स में सवाल किए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। पहला जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, पहला क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एडजेक्टिव्स का प्रयोग जब भी करोगे आप सेंटेंस में, एडजेक्टिव्स को यूज करने के 2 तरीके होते हैं हमारे। एडजेक्टिव्स को 2 तरीके से यूज किए जाते हैं और एक यूसेज को कहा जाता है प्रिडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स, प्रिडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव, और दूसरा है आपका एट्रीब्यूटिव, दूसरा है आपका एट्रीब्यूटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव। तो प्रिडिकेटिव का मतलब ये क्या होता है और एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, आप ये जान लो कि जब एट्रीब्यूटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव तब कहलाता है जब इसके बगल में आपके नाउन आते हो। जब आप देखोगे नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव को प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव के ऐसे यूसेज को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। और अगर एडजेक्टिव्स को, अगर एडजेक्टिव के बाद में अगर आपके नाउन नहीं है, नाउन की उपस्थिति अगर आपको देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पर एडजेक्टिव है और इससे पहले अगर आपके वर्ब हैं, अर्थात सेंटेंस की समाप्ति भी अगर एडजेक्टिव्स पे हो जाती है या एडजेक्टिव्स का यूज किया गया हो लेकिन बगल में नाउन को यूज न किया गया हो, तो एडजेक्टिव के ऐसे यूसेज को आप क्या कहते हैं, प्रिडिकेटिव यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेकर के देखता हूं। अगर मैं लिखता हूं यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, तो जरा इस सेंटेंस में आप गौर करके देखो तो यू क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है आपका। आर क्या है, आपके पास वर्ब है। इसके बाद देख लो क्या है कि गुड आपके एडजेक्टिव्स हैं और इसके बाद देख लो कि बॉय आपके क्या है, नाउन है। तो आपने क्या देखा, ये गुड जो आपके एडजेक्टिव हैं,
ये गुड जो आपके एडजेक्टिव हैं, इसकी उपस्थिति किससे पहले देखने को मिल रही है आपको? किसी नाउन से पहले देखने को मिल रही है। तो हियर इन द सेंटेंस द यूसेज ऑफ गुड इज एन एट्रीब्यूटिव यूसेज। यहां पर जो आप कहोगे कि एडजेक्टिव का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो आप क्या कहोगे? एट्रीब्यूटिवली यूज किया गया है। अगर मैं दूसरा लिखता हूं कि सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर देखो आपने क्या किया, यहां सी पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया, इज को आपने क्या रखा? वर्ब रखा, और ब्यूटीफुल वो खूबसूरत है, और ब्यूटीफुल क्या है? आपके एडजेक्टिव हैं, और सेंटेंस की समाप्ति यहीं पे हो रही है। तो यहां पर भी आपके एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं, लेकिन एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज किए गए हैं। तो इस एडजेक्टिव के यूसेज को आप क्या कहोगे? दिस एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड हियर प्रीडिकेटिवली, नॉट एट्रीब्यूटिवली। तो ये तो एडजेक्टिव के यूसेज हैं। और भी एडजेक्टिव को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या कहोगे कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले जो आपके शब्द होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहां पर देखो इस सेंटेंस में आपने क्या लिखा कि भारत क्या है? तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहां पर देख लो क्या कि कंट्री आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। इंडिया इज अ कंट्री, अगर आप जो कि तोड़ोगे तो क्या कहोगे? इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्या प्राप्त हुआ इसमें कि कैसा देश है? व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया। तो आपको क्या पता चला? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको मिला, इस नाउन से पहले जो आपने डेमोक्रेटिक रखा है, यही डेमोक्रेटिक क्या है? आपके एडजेक्टिव्स हैं, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? आपके कंट्री, आपके जो ये यहाँ पे नाउन यूज किए गए हैं कंट्री, इसे ये क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे। एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में जब भी यूज किया जाता है तो दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीडिकेटिवली और दूसरा एट्रीब्यूटिवली। और जब हम एडजेक्टिव्स को और भी आगे लेकर के आए तो हमने क्या कहा कि नाउन से पहले जिन जिन शब्दों को ऐड किया जा सकता है वो सब के सब हमारे क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए। लेकिन जब इसके यूसेज के बारे में हमने मिलकर सोचना प्रारंभ किया तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ऑल द एडजेक्टिव्स are not used in the sentence in the same way. All adjectives are used differently in the sentence. अब हम लोग क्या करेंगे? सिस्टमेटिकली एक एक एडजेक्टिव्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन डिराइव करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग, और सबसे पहला जो आपका टाइप है वो क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। अब ये देखो कि संकेतवाचक, इसको अंग्रेजी में लिख करके मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जिस एडजेक्टिव का आप प्रयोग करते हो वही एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब क्या? वो आप पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाने वाले एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव बना है आपके डिमॉन्स्ट्रेट वर्ब से बना है आपका, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है आपका पॉइंट आउट करना। ठीक है। और इस संदर्भ में जब हम देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दो भाग में बटे हुए हैं। एक कहे जाते हैं आपको डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक है आपके डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरा है आपका इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब हम डेफिनिट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे तो इस भाग में जो हम लोग चर्चा करेंगे, किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे दिस के बारे में, दैट के बारे में, दिस के बारे में, दोज के बारे में, सच के बारे में, और हम चर्चा किसके बारे में करेंगे? द सेम के बारे में। ये सारे के सारे आते हैं डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत। वेयर एज in indefinite demonstrative adjective we'll talk about another, any other, some, any, certain, no other,
नो अदर। इन सबों के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस भाग में करेंगे? हम लोग इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वाले भाग में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं। किसके बारे में हम बात करेंगे? डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लो, बारी आती है दिस की। दिस के मीनिंग के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? यह। तो दिस का अगर हम यूसेज के बारे में बात करें तो मैंने क्या कहा? इफ समथिंग इज नियरर टू द स्पीकर। अगर कोई चीज है, सपोज आई एम होल्डिंग अ पेन इन माई हैंड, मैं अपने हाथ में इस कलम को पकड़े हुआ हूं। अगर मैं इस कलम के बारे में अगर मैं पॉइंट आउट करके कहना चाहूं कि दिस पेन इज रेड, ये पेन जो है ये कैसा है? तो रेड है। तो यहां पर देखिए, इफ द स्पीकर इज पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स अ पर्सन और अ थिंग विच इज इन सिंगुलर फॉर्म। अगर जो है कि क्या कहते हैं कि अगर आपके जो वक्ता हैं अगर वो किसी ऐसे चीज की तरफ इशारा कर रहा है जो सिंगुलर नंबर में है, तो उसके लिए जो आप पॉइंट आउट करने के लिए यूज करोगे वो क्या हो जाएगा? दिस। इसका मतलब ये क्या दिखाएगा? आपका नियरनेस दिखाएगा। ये नियरनेस दिखाएगा। और इसके साथ जो यूज होने वाले जो नाउन होंगे आपके, ये सिंगुलर नंबर में होंगे। सिंगुलर नंबर में ये काउंटेबल भी हो सकते हैं और सिंगुलर नंबर में ये अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। आप कह सकते हो दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये कलम मेरी है। ठीक है। अगर आप लिखते हो दिस लैंड इज फर्टाइल, ये जमीन जो है उपजाऊ है। तो आपने क्या देखा? दिस और दैट दोनों के बगल में कौन है? आपके नाउन्स है। यहां पर पेन है तो यहां पर क्या है? लैंड है। तो यहां पर आप क्या कहोगे? और मैं जो इंडिकेट कर रहा हूं दिस पेन इज रेड और दिस लैंड इज फर्टाइल, तो ये जो नाउन है इनकी दूरी मेरे से कम है। तो ये हो गया आपके दिस के यूसेज। अगर मैं दैट के बारे में बात करूं तो दैट का प्रयोग किसके लिए करोगे आप? दैट का प्रयोग आप डिस्टेंस दिखाने के लिए आप करोगे। डिस्टेंस दिखाने के लिए आप प्रयोग करोगे। ऐसे व्यक्ति अथवा वस्तु का हमें निर्धारण करना हो जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे है और वो किस नंबर में है? सिंगुलर नंबर में। तो जब डिस्टेंस के लिए आप यूज करोगे तो इसके साथ जो यूज में आने वाले जो आपके नाउन होंगे वो क्या हो जाएंगे आपको? वो तो सिंगुलर होंगे ही होंगे, लेकिन सिंगुलर में कौन हो सकते हैं? काउंटेबल भी हो सकते हैं, एट द सेम टाइम अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, वो घर जो है खूबसूरत है। तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि देखो देखो वो घर जो है क्या है? खूबसूरत है। वो घर खूबसूरत है, इसका मतलब क्या हो? दैट पर्टिकुलर हाउस इज नॉट नियरर टू मी बट इट इज एट अ लिटिल डिस्टेंस। ये जो है क्या है कि जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे है उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। और हाउस देख लो आपका क्या है? सिंगुलर नंबर में। अगर मैं लिखता हूं दैट लैंड इज बैरन, अगर मैं कहता हूं, आपको इशारा करके कहता हूं देखो उस जमीन को, वो जमीन क्या है? तो बंजर है। तो दैट के बगल में आपने क्या यूज किया है? लैंड। यहाँ हाउस और यहाँ लैंड, ये दोनों नाउन है। और नाउन से पहले जो आपने यूज किया है दिस और दैट, ये क्या है आपके? यही तो आपके क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो डेफिनिट तौर पर आपने यूज किया है। और अगर ठीक नियरनेस को दिखाने के लिए अगर किसी प्लूरल नाउन की तरफ इंडिकेट करोगे आप, अगर नाउन काउंटेबल है और संख्या एक से ज्यादा है, अगर प्लूरल नंबर में है, तो दिस का प्लूरल फॉर्म आप क्या यूज करोगे? दीज यूज करोगे। और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या यूज करोगे आप? दोज यूज करोगे। जैसे देख लो एग्जांपल से, अगर मैं कहता हूं these books are interesting। These books are interesting, इसका मतलब क्या हो? ये सारी किताबें जो हैं ये क्या है? इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए कि मेरे नज़दीक में ढेर सारी किताबें रखी हुई है, उन किताबों की तरफ मैं पॉइंट आउट करके अगर कह रहा हूँ कि ये सारी किताबें जो हैं इंटरेस्टिंग है, तो ये क्या किया आपने? नज़दीक में जो प्लूरल नाउन का आपने पॉइंट आउट किया, ये क्या है आपका? ये दिस का प्रयोग किया। अगर डिस्टेंस में अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो मैं कह सकता हूँ दो चिल्ड्रेन आर योर्स, वो सारे बच्चे आपके हैं। तो मतलब क्या हुआ? वो सारे बच्चे आपके हैं, इसका मतलब दोज चिल्ड्रेन आर नॉट नियरर टू मी बट दे आर एट अ लिटिल डिस्टेंस। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सारे बच्चे किसके हैं? तो आपके हैं। अगर मान लीजिए मेरे बच्चे आसपास में अगर खेल रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा? दीज चिल्ड्रेन आर माइन, ये सारे बच्चे किसके हैं? तो ये सारे बच्चे मेरे हैं। तो यहां तो आप लोगों ने देखा दिस, दैट, दिस और दोज के बारे में देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सच के बारे में बात करते हैं, और हम किसके बारे में बात करेंगे? द सेम के बारे में हम बात करेंगे। सच और सेम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात देख लो, इसमें बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है,
और सबसे ज्यादा सवाल जो सेम से पूछा गया है, आप ये देखोगे कि सेम का प्रयोग कभी भी किया गया हो सेंटेंस में, अगर इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल्स अगर दी का प्रयोग नहीं किया गया है तो आप समझ लोगे कि एरर जो है उसी पार्ट में है। अगर मैं लिखता हूं दिस इज सेम पेन, दिस इज सेम पेन माई ग्रैंडफादर presented me on my birthday, अगर आपको कहा जाए if you are asked to find out errors, तो आप क्या कहोगे? Here same has been used but it is without the articles the, therefore error has crept into this particular part। तो यहां पर क्या करोगे? सेम से पहले आप आर्टिकल्स दी लगा दो और ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और द सेम के बाद एक नंबर के दृष्टिकोण से भी देख लो आप, द सेम के बाद आप क्या कर सकते हो? इसके बाद वाले नाउन आपके काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। काउंटेबल में आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अनकाउंटेबल तो आप जानते ही हो कि ये क्या रहते हैं? हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हो द सेम पेन, अगर लिखते हो द सेम पेन अगर लिखोगे ये भी करेक्ट है, द सेम पेन्स लिखोगे ये भी करेक्ट है, द सेम लैंड लिखोगे ये भी करेक्ट है। और दूसरा, अगर हम सच के बारे में बात करें, ठीक है, सच के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप क्या देखोगे? इसके बगल में आने वाले नाउन किसी भी नंबर का क्यों ना आए, किसी भी तरह के नाउन्स क्यों ना आए, सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट माने जाते हैं। नाउन चाहे आप सिंगुलर नंबर में यूज़ कर लो, चाहे आप प्लूरल नंबर में यूज़ कर लो, चाहे कि आप अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर लो, ये सारे के सारे करेक्ट माने जाते हैं। अगर मैं लिखता हूँ सच पेन, अगर मैं सच पेन लिखता हूं ये भी करेक्ट है। अगर मैं सच पेन्स लिखता हूं ये भी आपके करेक्ट हैं। अगर मैं लिखता हूं सच मिल्क लिखता हूं ये भी आपके करेक्ट हैं। तो कहने का मतलब अब तक में देखोगे डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में सबसे ज़्यादा बार जो अब तक सवाल पूछा गया है वो सेम से पूछा गया है, और सेम को जो यूज करोगे आर्टिकल्स दी के साथ में आप इसे यूज करोगे। ठीक है। तो चलो, ये तो हम लोगों ने देखा डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड पार्ट जो इसका है आपका वो क्या है? इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे? हम लोग एनदर के बारे में। हम लोग एनदर के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को आप सीरियसली आप देखना कि एनदर के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये देखना होगा कि यूसेज के दृष्टिकोण से व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू कैरी इन आवर माइंड, पहली बात ये देखनी है। और जब दूसरे पहलू पे आप विचार करोगे कि जब इसका प्रयोग हम सेंटेंस में कर लेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ये किस तरह से ये डिफर कर सकता है, उन पहलुओं पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लो आप यूसेज के दृष्टिकोण से। तो एनदर के बारे में आप इतनी सी बात ध्यान में रखना कि एनदर इज यूज्ड ओनली इन द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आपको क्या समझ में आया? एनदर का प्रयोग हम सिर्फ किस स्टेटमेंट्स में करेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में करेंगे। अर्थात एनदर कैन नॉट बी यूज्ड इन द नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इसका प्रयोग आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स में आप नहीं करोगे। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर नेगेटिव स्टेटमेंट्स में तो इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब हमें जरूरत महसूस होगी नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यूज करने की तो मैं क्या करूंगा? तब आप इसी के बदले आप किसका यूज करोगे? आप एनी अदर का प्रयोग करोगे। एनी अदर का प्रयोग करोगे आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स में, तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। और इसके बाद और क्या ध्यान रखना है आपको? एनदर के बाद यूज में आने वाला जो आपका नाउन होगा, ये नाउन जो होंगे आपके क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और ये नाउन क्या होगा? आपका काउंटेबल होगा। और इसके अलावे जो आप इंफॉर्मेशन देखोगे, इसके अलावे किन बातों पे ध्यान देना है आपको? जब एनदर के बाद आप नाउन को रख ही रहे हो, एनदर के बाद नाउन रख ही रहे हो, तो क्या इस नाउन के साथ किसी आर्टिकल्स का प्रयोग हो सकता है क्या? जी नहीं। आप इसके साथ भी किसी आर्टिकल्स का प्रयोग आप नहीं करोगे। तो ये तो हो गया आपका क्या? यूसेज के दृष्टिकोण से। अब अगर हम सेंटेंस में मीनिंग के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि एनदर जब सेंटेंस में यूज होगा तो मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं, तो 99% केस में आप देखोगे कि एनदर का जब प्रयोग किया जाता है स्टेटमेंट्स में तो ये मीनिंग क्या निकाल के देता है आपको? वन मोर
और एन एडिशनल वन, और एन एडिशनल वन। हिंदी में आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक और दूसरा जो सबसे कम यूसेज देखने को मिलता है वो क्या है, डिफरेंट के अर्थ में भी आप इसका प्रयोग करते हो, भिन्न। और तीसरा जो है आपका क्या कहोगे, सिमिलर वन के अर्थ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो, सिमिलर वन के अर्थ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो स्टेटमेंट्स में मीनिंग निकाल के देगा ये तीन, और यूसेज करने के क्रम में आप क्या करोगे कि इन पहलुओं को आप ध्यान में रख के चलोगे। चलो एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेकर के देखूं तो लिखता हूं, जैसे देखिए, शी वांट्स टू टेक another cup of tea. She wants to take another cup of tea. तो जरा इस सेंटेंस में आप मीनिंग निकाल करके देखो, मीनिंग क्या निकला कि वो another cup of tea पीना चाहती है। तो यहां another cup of tea से मतलब क्या है कि one more cup of tea, इसका मतलब ये हुआ कि she has already taken a cup of tea but she is willing to have one more cup of tea। मतलब क्या हुआ, वो पहले से ही जो कि एक कप चाय पी चुकी है, लेकिन उसकी इच्छा हो रही कि एक कप चाय मैं और भी पीऊं। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर जो आपने जो another यूज किए हो, तो यहां another का मीनिंग क्या है, one more। और दूसरा देखो, ग्रामेटिकली भी आपने इस चीज को बैलेंस रखा है, क्योंकि another के बाद आपने किसको यूज किया है, कब किस नंबर में यूज किया आपने, सिंगुलर नंबर में। और इस नाउन के साथ आपने क्या किया है, किसी आर्टिकल्स का आपने प्रयोग भी नहीं किया है, ठीक है। और दूसरा देख लो, फिर हमने क्या कहा कि जो कि इसका प्रयोग हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स में नहीं करते हैं। लेकिन चलिए पॉजिटिव में एक सेंटेंस और लिखते हैं। माय फादर wants to buy another flat। माई फादर वॉन्ट्स टू बाय अनदर फ्लैट, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पिताजी एक और फ्लैट खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज ऑलरेडी बॉट वन एंड विलिंग टू बाय वन मोर। मेरे पिताजी ऑलरेडी एक फ्लैट खरीद चुके हैं और उनकी इच्छा है एक फ्लैट और मैं खरीद लूं। तो यहां पर जो आपने यूज किया है अनदर फ्लैट, तो अनदर का मतलब यहां पर क्या है, वन मोर फ्लैट, वन मोर। तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो गए आपके। अगर मैं इसी को नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ढालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, शी डजंट वांट टू टेक, शी डजंट वांट टू टेक। अब बताओ कि अनदर कप ऑफ टी में लिखूंगा या कि एनी अदर कप ऑफ टी लिखूंगा, अनदर कप ऑफ टी। यस यू आर राइट। तो मैं यहां अनदर नहीं लिखूंगा बल्कि क्या लिखूंगा, शी डजंट वांट टू टेक एनी अदर कप ऑफ टी, एनी अदर कप ऑफ टी। वो कोई चाय पीना पसंद नहीं, ये रखेगा कि आप कोई और चाय पीना पसंद नहीं करती है, कोई कप चाय पीना वो पसंद नहीं करेंगी। और यहां पर अगर आप नेगेटिव करोगे तो क्या लिखोगे, माय फादर डजंट वांट टू बाय एनी अदर फ्लैट, मतलब क्या कोई फ्लैट व्लैट और खरीदना नहीं चाहते हैं। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, अनदर का प्रयोग करेंगे, और पॉजिटिव में किसका प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव में अनदर और नेगेटिव में एनी अदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आर्टिकल्स के हिसाब से भी आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग के दृष्टिकोण से, जो आपने ये दो पहलू देखे थे इसको भी हम देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अनदर का जो प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, इस नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये मीनिंग निकाल करके देगा आपको, वन मोर और एन एडिशनल वन निकाल करके देगा। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, एनी अदर का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब चल के देखते हैं कि अगर मैं एक स्टेटमेंट्स लिखता हूं, दिस इज क्वाइट डिफरेंट मैटर, दिस इज क्वाइट डिफरेंट मैटर, इसका मतलब क्या, ये बिल्कुल ही अलग बात है। तो यहां पर देखो क्या कि दिस इज क्वाइट डिफरेंट मैटर, अगर इस डिफरेंट को यहां से आप हटा लो और इस जगह पर अगर आप प्लेस कर दोगे अनदर, तो ये अनदर भी किसका मीनिंग देगा आपको, डिफरेंट का ही मीनिंग देगा। एक और स्टेटमेंट्स आप देख लो, अगर मैं लिखता हूं सी इज अनदर इंदिरा गांधी, सी इज अनदर इंदिरा गांधी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रखेगा कि वो जो है अनदर इंदिरा गांधी है, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज अ पर्सन लाइक इंदिरा गांधी बट नॉट सी इज एग्जैक्टली इंदिरा गांधी। तो यहां अनदर का मीनिंग क्या है, अ सिमिलर वन के अर्थ में आपने यहां पर यूज किया,
चलिए, ये तो हो गई आपकी बेसिक बातें। अब देखो क्या कि इसी में आपको एक एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, अपवाद। अगर हम अपवाद को देखें तो अपवाद आपको क्या देखने को मिलेगा। अभी तक आपने ये जाना कि एनदर के बाद आने वाले नाउन सिंगुलर और काउंटेबल होते हैं। इसके बाद आने वाले नाउन क्या होते हैं आपके, सिंगुलर नंबर में होते हैं, और ये नाउन क्या होता है आपका, काउंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर अगर आप किसी न्यूमरल्स का प्रयोग कर दोगे, अगर किसी न्यूमरल्स का प्रयोग कर दोगे, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर किसी न्यूमरल्स का प्रयोग करोगे तो ये नाउन सिंगुलर नंबर में ना होकर के आपको किस में रखना होगा, प्लूरल नंबर में रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अगर मैं लिखूं वेयर शैल वी बी, वेयर शैल वी बी इन another 5 years। तो यहां पर देखो आपने क्या लिखा कि हम लोग अगले 5 सालों में कहाँ होंगे। तो another का प्रयोग आपने किया, और यहां पर देख रहे हो कि 5 आपके क्या है, न्यूमरल्स हैं, और बगल में जो नाउन है आपके ईयर में एस लगा करके आपने इसको कैसा फॉर्म किया है, प्लूरल नंबर में फॉर्म किया है, और इस तरह से स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। तो हमने क्या देखा, अभी एनदर के सभी यूसेज को हमने देखा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सर्टेन के यूसेज को देखते हैं कि सर्टेन से सबसे ज़्यादा सवाल देखोगे, बैंक में सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा सर्टेन से। देखते हैं सर्टेन के बारे में। सर्टेन के बारे में अगर मैं देखूं तो सर्टेन को 2 तरीके से लिखा जाता है। या तो आप सर्टेन इस तरह से लिख लो, या नहीं तो आप अ के साथ में लिख लो असर्टेन। दोनों में ध्यान देने वाली बात क्या है कि सर्टेन को अगर इस तरह से लिखा गया है तो इसके साथ जो आप नाउन को रखोगे, नाउन को आप किस नंबर में रखोगे, प्लूरल नंबर में रखोगे। और अगर असर्टेन करके लिखा गया है तो इसके साथ जो आप नाउन को रखोगे, ये नाउन किस नंबर में जाएगा, आपको सिंगुलर नंबर में आप नाउन रखोगे। सिंगुलर नंबर में नाउन रखोगे और दोनों ही नाउन आपके क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। अब आपके जहन में ये बात भी आ रही होंगी कि अच्छा ठीक है कि सर्टेन के बाद कभी हम सिंगुलर नाउन को रखेंगे, कभी हम प्लूरल नाउन को रखेंगे, रख तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये सर्टेन का मीनिंग क्या होता है ये भी तो मेरे लिए जानना जरूरी है। सेंटेंस में जब यूज किया जाएगा ये क्या मीनिंग ला करके देगा, इसके बारे में भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसका मतलब होता है सर्टेन का नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब्ड, नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब्ड। इसका मतलब निकल करके आएगा आपको नॉट स्टेटेड और डिस्क्राइब्ड, मतलब क्या हो गया, अवर्णित। इसको आप हिंदी में कह सकते हो अवर्णित, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अज्ञात, मतलब जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। तो चलिए सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप कहते हैं आई कैन लेंड यू मनी, आई कैन लेंड यू मनी ऑन सर्टेन कंडीशन। अब आप मुझे इस स्टेटमेंट्स को पढ़ करके बताओ कि वेदर यू हैव रिटन द स्टेटमेंट्स करेक्टली और इनकरेक्टली। तो आप जब इस स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो क्या है कि आई कैन लेंड यू मनी, मैं पैसे आपको उधार दे सकता हूं, सर्टेन कंडीशन पे मैं आपको उधार दे सकता हूं। मतलब क्या हुआ कि कुछ शर्त है, उसी शर्त के आधार पर मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन शर्त के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि कंडीशन क्या रखा गया है। तो लेकिन यहां पर देख लो आप, सर्टेन को क्या अकेले रखा गया है, तो यहां कंडीशन के बदले आपको क्या रखना चाहिए था, कंडीशन में एस लगा के रखना चाहिए था। जब इसमें आप एस ऐड कर दोगे, प्लूरल बना लोगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। या तो ये काम करना होगा आपको, या नहीं तो आपको क्या करना होगा, सर्टेन से पहले अगर आप अ लगा दोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो, चलो एक मजेदार जो कि हम लोग एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं जूली मैरिड मटुकनाथ for a certain regions। अब बता दो कि जो कि जूली ने मटुकनाथ से शादी कर ली, अज्ञात कारणों से शादी कर ली। तो इस स्टेटमेंट्स में जब आप एरर ढूंढोगे तो ढूंढ के बताओ कि क्या एरर है। अब यहां देखो क्या कि सर्टेन को जो यूज किया गया है ए के साथ में यूज किया गया है, और जब ए के साथ में यूज किए जाते हैं तो यहां आने वाले जो आपके नाउन्स होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आपके सिंगुलर नंबर में हो जाते हैं। तो फिर क्या करोगे आप, तो रीजन्स को यहाँ से आप हटाओगे, और रीजन्स के बदले जब आप यहाँ पर रीजन लिख दोगे तो फिर ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, एनदर के बारे में भी हमने देख लिया इन्फॉर्मेशन, एनदर के बारे में, सर्टेन और असर्टेन के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया।
अब जो बाकी बचे हैं आपके, क्या बचे हैं? सम, एनी, इसके बाद आपके क्या है? नो अदर। इन तीनों ही इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपका फिनिश्ड हो जाएगा। फिनिश्ड हो जाएगा तो अभी आपने क्या देखा? एनदर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सर्टेन से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है अब तक में देखेंगे। अगर आप बैंक एग्जामिनेशंस को, अगर आप एसएससी को उठा करके देखेंगे तो एसएससी में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं किससे? नो अदर से। जब हम नो अदर की चर्चा करेंगे तो फिर हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी बताएंगे कि कैसे कंपेयर किया जाता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन के अंतर्गत। तो चलिए अब हम लोग सम, एनी को देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो जेंटलमैन, हम लोग बात करने जा रहे हैं सम के बारे में, बात करने जा रहे हैं और किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एनी के बारे में। सबसे पहले देखो इसके बारे में मीथ क्या है, लोगों के मन में क्या बसा हुआ है। लोग जो है कि अपने कंफर्ट जोन से जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और इसलिए वो देखोगे आप कि सम और एनी का बहुतायत तौर पर जो लोगों ने प्रयोग किया है, या तो इसका प्रयोग करके आपने नंबर को दर्शाया है या तो आपने किसको दर्शाया है? क्वांटिटी को दर्शाया है। या तो आप नंबर को दर्शाते हैं या तो आप क्वांटिटी को दर्शाते हैं। जब ये नंबर और क्वांटिटी के लिए यूज किया जाएगा तो जरा सोच करके देखो कि जब नंबर के लिए बताएगा तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा, ये तो न्यूमरल एडजेक्टिव की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। जब आप सम और एनी का प्रयोग करके जब आप क्वांटिटी को बताओगे, तो बताओ ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आप इसे शामिल कर लोगे क्या? यही दो इसके यूसेज हैं या इसके अलावे भी इसकी दुनिया और भी है? तो ये बताना चाहूँगा जनरलमैन, इसकी दुनिया सिर्फ नंबर और क्वांटिटी तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि आपके ये इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। मैं एग्जांपल लूँगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे देख लो कि अगर हम नंबर के दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखें तो सम और एनी के बारे में आप क्या कहते हो कि इसके साथ आने वाले जो नाउन्स हैं किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इसके साथ आने वाले नाउन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। नाउन सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं और नाउन फिर अनकाउंटेबल हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सम के साथ आपने क्या किया? देखिए, सम का प्रयोग करके अगर मैं नंबर बताऊंगा तो सॉरी, नाउन सिंगुलर, काउंटेबल में नाउन सिंगुलर कभी नहीं होगा। ये नाउन जो होगा आपको क्या होगा? प्लूरल नंबर में होगा। लेकिन जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, क्वांटिटी के तौर पर जब हम बात करेंगे तभी सम के बाद आपको क्या मिलेगा? नाउन अनकाउंटेबल में मिलेगा। नाउन आपके अनकाउंटेबल में मिलेंगे और अनकाउंटेबल नाउन आपके क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। चलो एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। You have some problems। अगर मैं लिखता हूं you have some problems, मतलब क्या हुआ? आपकी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, लिख दिया। सम के बगल में देखो प्रॉब्लम्स आपके किस नंबर में? प्लूरल नंबर में। ठीक है। अब इसके बाद देख लो, अगर मैं लिखता हूं she has some knowledge, इसका मतलब क्या हुआ? सी के पास कुछ ज्ञान है, कुछ जानकारी है और नॉलेज जान रहे हो आपके, ये क्या है? अनकाउंटेबल यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां देख लो कि अनकाउंटेबल में क्या है? नाउन है। अगर काउंटेबल में है तो प्लूरल नंबर में है, अनकाउंटेबल तो आप जानते ही हो कि ऑलवेज क्या माने जाते हैं? सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहां सम का प्रयोग करके आपने क्या कर लिया कि सम का प्रयोग करके आपने क्या दिखा दिया? नंबर को आपने दिखा दिया और आपने क्वांटिटी को दिखा दी। ठीक है। सिमिलरली आप ये भी कहते हो कि सम का प्रयोग जब भी हम करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं, और एनी का प्रयोग जो हम लोग करते हैं किस स्टेटमेंट्स में करते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट्स में। चलो ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूं सी डजंट हैव, अगर मैं लिखता हूं सी डजंट हैव, अगर मैं यहां लिखता हूं एनी, अगर मैं यहां पर फ्रेंड लिख दूं तो ये भी करेक्ट है। अगर मैं यहां पर फ्रेंड्स लिख दूं ये भी करेक्ट है। या अगर मैं लिखता हूं सी डजंट हैव एनी मनी, उसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, तो मनी तो आप जानते हो अनकाउंटेबल है। और यहाँ देख लो फ्रेंड्स आपके प्लूरल नंबर में है और यहाँ पर देख लो क्या कि ये फ्रेंड जो है आपका किस नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है। तो हियर इन द स्टेटमेंट्स व्हाट यू एक्सप्लेन्ड, सम और एनी आर यूज्ड फॉर शोइंग नंबर एंड क्वांटिटी बोथ। तो जब ये नंबर को दिखाया तो हम न्यूमरल्स की कैटेगरी में भी इसको ले जाकर के शामिल कर देंगे। अगर क्वांटिटी को दर्शाया तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी की श्रेणी में ले जाकर के इसको हम शामिल कर देंगे। लेकिन मसला ये नहीं है मेरे दोस्त कि नंबर और क्वांटिटी के बारे में हम और आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम और आप चर्चा कर रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो सम और एनी के डिफरेंट यूसेज है। देखते हैं क्या। अब अगर हम सम और एनी को लेकर के अगर हम इंडेफिनिट
इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप क्या देखोगे कि सम के साथ अक्सर प्रॉपर नाउन को ऐड किया जाता है, किसी पर्सन के नाम को ऐड किया जाता है, प्रॉपर नाउन को ऐड किया जाता है, और एनी के बाद भी आप क्या करते हो कि आप जो कि यहाँ पर आप नाउन को प्लेस करते हो। और यहाँ पर देखो कंट्राडिक्शन कहाँ से शुरू होता है कि एनी का प्रयोग इससे पहले आपने कहाँ पर किया था, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में किया था ना, लेकिन जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव में जाएगा तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में भी आप एनी का प्रयोग कर सकते हो, और जिस एनी का मीनिंग निकल करके आएगा एवरी। जैसे देख लो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की जब देखोगे आप फॉर्म आता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड व्हेन यू गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हाट यू कम टू नो, लेट्स सी। तब आप उस पर क्या लिखा हुआ देखते हो कि एनी ग्रेजुएट कैन फिल अप दिस फॉर्म। ये तो लिखा हुआ आप देखते हो, एनी ग्रेजुएट कैन फिल अप दिस फॉर्म, कैन फिल अप दिस फॉर्म। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो यहां पर देख लो कि स्टेटमेंट्स क्या हुआ, पॉजिटिव है कि नहीं है, कि कोई भी ग्रेजुएट भर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ग्रेजुएट कैन फिल अप दिस फॉर्म। तो यहां एनी कौन सा मीनिंग लेकर के आया आपको, एनी जो है आपके जो कि एवरी का मीनिंग लेकर के आया। और ये चीज का खंडन अगर आप देखोगे कि अगर आप माइकल स्वान का बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसका पेज निकाल लेना, पेज नंबर, माइकल स्वान का पेज नंबर आप 69 निकाल लेना। वहां पर आपको ये इस बात का खंडन मिल जाएगा कि एनी का प्रयोग जब हम करते हैं इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो वो मीनिंग कौन सा ला के देता है आपको, एवरी का मीनिंग ला करके देता है। और दूसरा देख लो, एक स्टेटमेंट्स और लेकर के देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं एनी डिक्शनरी विल गिव यू द same meaning of these words। इसका मतलब क्या हुआ, आप कोई भी डिक्शनरी उठा लो, इन शब्दों के एक जैसे ही मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ एनी डिक्शनरी से मेरा मतलब क्या है, यहाँ ये किसका मीनिंग देगा, ईच डिक्शनरी का मीनिंग देगा, एवरी डिक्शनरी का मीनिंग देगा। हो सकता है आपको ऑल द डिक्शनरी विल गिव यू द सेम मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि एनी का प्रयोग जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में भी किया जा सकता है, जब इसको सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है नाउन के साथ में, और मीनिंग निकल करके क्या आता है, एवरी का मीनिंग निकल करके आता है। और सिमिलरली अगर मैं सम का प्रयोग अगर मैं इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में करूं, वाक्य का सब्जेक्ट बना करके, तो मैं लिख सकता हूं, जैसे देख लो, अगर मैं कहता हूं कि सम मिसेस सिन्हा wants to see you। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा कि सम मिसेस सिन्हा का मतलब ये नहीं हुआ कि मिसेस सिन्हा कुछ आई है जो कि कहते हैं नंबर में 5-10 आई हैं। ये बात नहीं कही जा रही है कि सपोज आई एम इन द क्लासरूम, at the same time somebody comes and informs me that there is some person telling her name that I am Miss Sinha and willing to talk to the teacher who is taking class in the classroom। तो मुझे क्या समझ में आएगा कि उसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन मुझे दिया कि मिसेस सिन्हा नाम की कोई औरत है जो आपसे मिलना चाहती है। तो जरा आप ये बताइए, उसके नाम के अतिरिक्त कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है नहीं है। तो यहाँ पर देख लो क्या कि सम मिसेस सिन्हा का मतलब क्या हुआ, अननोन। ये किस मीनिंग में यूज हुआ, अननोन, मतलब क्या हुआ, अपरिचित है कोई मिसेस सिन्हा, उसके नाम के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है कहने वाले के पास, और वो मेरे से मिलना चाहती है। तो सम मिसेस सिन्हा आप देख रहे हो कि क्या है, सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है, और आप देख रहे हो कि ये क्या है, आपके प्रॉपर नाउन्स हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने किन किन बातों पर जो है गौर किया कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे, उन बिंदुओं के बारे में देखा, इसके टाइप क्या क्या हैं, उनके सभी नाम्स के बारे में हम लोगों ने गो थ्रू किया। एट द सेम टाइम सेंटेंस में जब हम इसे यूज करेंगे तो किन दो तरीके से यूज करेंगे, एक एट्रीब्यूटिवली इसे यूज कर सकते हैं, तो दूसरा प्रीडिकेटिवली इसे हम यूज कर सकते हैं। और जब इस श्रेणी में बारी बारी से हम लोगों ने आज चर्चा करना शुरू किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल what we discussed all the applications of demonstrative adjective, whether it is definite demonstrative adjective or indefinite demonstrative adjective। तो जेंटलमैन, ठीक इसी तरह से मैं ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को आपके समक्ष लाऊंगा, किस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, सारे पहलुओं की मैं आपसे चर्चा करूंगा। और जैसे ही ये सेशन आपका कंप्लीट होगा थ्योरी वाले पार्ट, फिर मैं आपको जो कि डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, फिर उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ मिल करके।
तो चलिए आज की मुलाकात बस हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू जेंटलमैन, पैक केयर ओनली, होपिंग टू सी यू अगेन ऑन द सेम टाइम एंड सेम चैनल। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।